नमस्ते। अशोक वानखड़े साहब के साथ हमारी साप्ताहिक बातचीत में आपका स्वागत है। अशोक भाई भी इस समय बहुत ट्रेवल कर रहे हैं। मैं भी उतना तो नहीं करता हूं, लेकिन इधर मैं भी कुछ ट्रेवल कर लिया तो शायद वो एक दिक्कत हो जाती है। आप ट्रेवल करते रहते हैं तो बहुत सी चीजें आपके बस में नहीं रह जाती। अशोक भाई, चार पांच चीजें हैं, मैं थोड़ा अपने दर्शकों को ब्रीफ कर दूं। राहुल गांधी की पुनः रैली जो जो एक बहुत ही, और मैं इसको इसलिए मान रहा हूं कि वहां पे जो बोला गया है वो शायद मुझे 200-150 साल पहले सावित्रीबाई फुले और उन्होंने जो सपना देखा था, वो सपना मुझे ऐसा लगा कि राहुल गांधी शायद उस सपने को, जो सपना सावित्रीबाई फुले ने आज से इतने साल पहले देखा था, उस सपने को शायद साकार करने की कोशिश कहीं ना कहीं कर रहे हैं। दूसरा, मैं इसलिए क्योंकि वहां से बहुत सी चीजें निकली। भागवत जी वहां गए हैं, उसकी भी बात करेंगे। सुभाष चंद्रा जी का जिस तरह से, मतलब ये तो अच्छा है कि पैसा लो और वो करो, लेकिन मैं थोड़ा, अशोक भाई, मेरी एक एक समझ यह है कि दो इंपॉर्टेंट चीज हुई। राहुल गांधी ने वहां आदिवासी लड़कियों के हॉस्टल की बात उठाई, मतलब उस लड़की ने उठाई थी, उन्होंने कहा था हम इस पे बात करेंगे। उन्होंने चिट्ठी लिखी। फिर एमपीएससी का जो वो था, एग्जाम था, उसकी बात। लेकिन मेरा थोड़ा एक फर्क टेक ये है कि देवेंद्र फडणवीस एक वो, हम लोग उनकी पॉलिटिक्स से भले ही ना करें, लेकिन वो एक सुलझे हुए पॉलिटिशियन है, उनकी विचारधारा को। अमित शाह और उनमें यही फर्क है। गुजरात मॉडल और महाराष्ट्र मॉडल में ये फर्क है। गुजरात मॉडल मारो काटो पीटो सारे ठीक करे हैं, और फिर अपना, जिसको अगर खराब भाषा में कहेंगे तो थूक के चाटो। ये पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में, वो एफआईआर में हो। देवेंद्र फडणवीस को समझ में आ गया था कि इसको अगर हमने इशू बनाया तो ये मामला गड़बड़ होगा। उन्होंने कम से कम सैल्वेज कर लिया कि पूरी, सबको नहीं भागने दिया, कुछ लोगों को उन्होंने कहा हाँ ठीक है वो हो गया हो गया हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फर्क गुजरात मॉडल और महाराष्ट्र मॉडल का सामने नजर आ। इसी के उसमें अब राहुल गांधी ने वहां कैसे किया, क्या किया, जरा इसी से बातचीत शुरू हो, अशोक भाई। देखिए, राहुल गांधी के छात्रों का गूंज कार्यक्रम जो है, वो मैंने एक कार्यक्रम में कहा था कि इन दो गुजरातियों के पास कोई ऐसा एडवाइजर फंसा हुआ है जो कांग्रेस का स्लीपर सेल है, जो राहुल गांधी को हीरो बनाने के लिए तुले हुए है। कोटा में यदि राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम, भाई देखिए इतना बड़ा देश है, इतने राजनीतिक दल है, हर राजनीतिक दल के अपने अपने कार्यक्रम होते हैं, इतनी जातियां हैं, इतने हर जाति के हीरो है, उनकी जन्म तिथि पुण्यतिथि चलती रहती है, कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। सरकार ने जगह देनी चाहिए, स्पेस देनी चाहिए। राहुल गांधी कोटा गए, इन्होंने अड़ंगे लगाए, कोटा में सक्सेस हो गया। इन्होंने देहरादून गए, देहरादून में इन्होंने इससे ज्यादा अड़ंगे लगाए, ग्राउंड ने आने दिया, दूसरा ग्राउंड जाना पड़ा। जो ग्राउंड इन्होंने नहीं जाने दिया, वहां एक पॉप सिंगर का फ्री का कार्यक्रम रखा, फिर भी वो भूतों ने, मतलब एक अभूतपूर्व कार्यक्रम हुआ, कोटा से के रिकॉर्ड तोड़ दिया। प्रयागराज में आप बताइए, पहले अलाउड करना, फिर नहीं अलाउड करना, फिर अलाउड करना, ये जो छिछानेत्रपना किया उन्होंने, इससे राहुल गांधी का स्टेक बढ़ गया और वो देहरादून से भी बढ़ा गया। अब जब पुणे में आ रहे थे, तो पुणे में ऐसा नहीं कि ये बहुत समझदार है, ये इसने बहुत प्रयास किया, ये मुंह की खाने के बाद का है, ये जो मुंह पे गिर गए और दांत गिर गए, उसके बाद समझ में आ गया कि अपने को उस रास्ते जाना नहीं चाहिए। सबसे पहले पुलिस ने सर्कुलर निकाला कि देखिए, ईद कल मनी, राहुल गांधी 22 तारीख को गए, रक्षाबंधन कल है, लेकिन ईद और रक्षाबंधन के चलते 22 तारीख से उन्होंने 5 लोग इकट्ठा नहीं होंगे, ये नहीं होंगे, वो नहीं होंगे कर दिया। राहुल गांधी का कार्यक्रम जो हुआ वो भूतो न भविष्यति, पुणे वालों ने ऐसा कार्यक्रम नहीं देखा। जब ये कार्यक्रम होना था तो बीजेपी के कई बड़े नेताओं से मेरी बात हुई थी, उन्होंने बाकायदा मुख्यमंत्री को ये बताया था कि राहुल गांधी अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे, हम उनको करने देंगे, हम अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे, हम कुछ अपना तिरंगा तो अपना चल ही रहा है, हम वंदे मातरम के नाम से कुछ आयोजन करेंगे और एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन करेंगे। लेकिन कुछ छिछोरे लोगों ने बता दिया कि बोले नहीं हम तो ये छात्रों को जरा ठीक ठाक कर देंगे जो जा रहे हैं, और उसको सीएम ने ओके किया। और फिर जो रात को हुड़दंग मचाया, उन्होंने बच्चों को पीटा, बच्चों से वीडियो करवाया कि नहीं मैंने गलती से बोल दिया, ऐसा नहीं है। इसका इंपैक्ट बहुत निगेटिव हुआ। इसके पहले 22 तारीख के पहले एफआईआर दर्ज करने के लिए जब राहुल गांधी लेके गए, जिसको पीलेट गन लगी थी, अब आप देखिए आनंद जी, राहुल गांधी जाते थाने में, और थाने में जाने के बाद थाने वाला राहुल गांधी को पूरी इज्जत के साथ बिठा था,
बोलता था लीडर ऑफ अपोजिशन आए हैं, शैडो गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर हैं आप, प्लीज सर बैठिए, एफआईआर 2 मिनट में दर्ज करते हैं, ये कॉपी लेके जाइए, धन्यवाद सर। मामला खत्म था। एफआईआर दर्ज तो की, लेकिन 8 घंटे इन्होंने राहुल गांधी को पूरे देश में हीरो बना दिया। ये कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड देवेंद्र फडणवीस के फंस गया था कि राहुल गांधी ने यदि ऐसा मेरे यहाँ कुछ किया, वहां तो अमित शाह को सरेंडर करना पड़ा, एफआईआर करना पड़ा, मेरी हालत पूरी हो जाएगी। राहुल गांधी को जब आया तो देवेंद्र फडणवीस ने वक्तव्य दिया कि राहुल गांधी आ रहे हैं, कांग्रेस के कॉलेजेस, जो कांग्रेस के नेताओं के कॉलेजेस है, उन्हीं को बच्चों को बुलाया जा रहा है स्ट्रिक्टली, और वो कांग्रेसी कार्यक्रम है, वो छात्रों की गूंज नहीं, पैसों की गूंज है। और फिर आगे उन्होंने कहा कि वो आएंगे, मोनोलॉग करेंगे, राहुल गांधी बकबक करें, मतलब आप मोनोलॉग खुद बोलेंगे और निकल जाएंगे, इसको कोई बड़ा बड़ा इम्पैक्ट नहीं मानता। अब बेसिकली देवेंद्र फडणवीस के साथ प्रॉब्लम ये है सर, देवेंद्र फडणवीस को मोनोलॉग और डायलॉग का फर्क ही मालूम नहीं है। क्योंकि क्या है, देखिए जीवन वैसा गया। देवेंद्र फडणवीस थोड़े से आपसे और हमसे उम्र में 5-10 साल छोटे होंगे। उस उम्र तक क्या स्थिति है श्री आनंद जी, आपने भी कभी अपने पिता के सामने आवाज नहीं करी होगी। हमारे पिताजी के सामने भी हम आवाज नहीं बोल नहीं सकते थे। जो कपड़े आते थे वही पहनना होता था, जो मिलता था उसी पे रहना होता था, हमारा कोई से नहीं था। तो बचपन में हमने मोनोलॉग देखा। देवेंद्र फडणवीस ने भी बचपन में अपने माता पिता के साथ डायलॉग नहीं किया, मोनोलॉग देखा। थोड़े बड़े हो गए, शाखा में जाने लगे, और संघ की शाखा में भी मोनोलॉग होता है, वहां डायलॉग तो होता नहीं। फिर कॉलेज गए तो वही एबीवीपी के उसी युवा मोर्चा और उसी इसमें, वहां पे भी मोनोलॉग होता है, डायलॉग होता नहीं। उसके बाद उनकी शादी हो गई, भाभी जी को देखते हुए लगता नहीं वहां पे भी डायलॉग होता होगा, वहां भी मोनोलॉग ही है। उसके बाद बेचारे राजनीति में आए तो ये 2 गुजराती ऊपर आके बैठ गए। इनके कार्यकाल में उनका उत्थान हुआ, वहां पे भी मोनोलॉग होता है, डायलॉग होता ही नहीं। तो उनका पूरा जीवन मोनोलॉग में गया। और प्रधानमंत्री भी मोनोलॉग ही करते हैं, मन की बात। राहुल गांधी ने पहली बार, मैं इसके कुछ फाइंडिंग है सर, मतलब आज दर्शक भी उस एंगल से देखे, फिर से एक बार यूट्यूब पे जाके देखिए राहुल गांधी के उसको, पूरे 2 घंटे के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कांग्रेस की बात नहीं की, राहुल गांधी ने कि कांग्रेस ने देश को आजादी दी, कोई बात नहीं की। अपने दादी की, पिता की शहादत की बात नहीं की, उन्होंने खुद की बात नहीं की। कांग्रेस के तमाम नेता बाहर बैठे हुए थे, उनको कोई लेना देना नहीं था अंदर। वहां सिर्फ छात्राएं थी। छात्रा वो थी जिन्होंने स्कैन करके अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था। ठीक है, लड़कियां गई, लड़कियां जो स्टेज पर चढ़ बात करने आई थी, वो कोई सैफ अली खान का परिवार नहीं था, जहां प्रधानमंत्री कहे अरे आप अपने बेटे को लाते तो 3 पीढ़ियों को मिलने का सुख मुझे मिलता। वो बच्चे थे आनंद जी, जो बहुत ही सामान्य लोअर मिडिल क्लास या गरीब घर के बच्चे थे। कुछ लोग हायर मिडिल क्लास के थे लेकिन बहुत पीड़ित थे। अब एक लड़की का जो वक्तव्य वहां मुझे देखा गया, सुना, मुझे लगा कि उस लड़की के कहने के बाद मैं सुन्न हो गया। उस लड़की ने कहा कि मैं बहुत गरीब घर की हूं, हमारे घर से 8 किलोमीटर दूर स्कूल है, मैं स्कूल जाती थी। एक दिन वापस आते समय अंधेरा हो गया तो एक पड़ोस के गांव वाले लड़कों ने घेरा, बड़ी मुश्किल से इज्जत बचा के मैं घर भागती हुई घर आई। गांव वालों ने तय किया कि अब गांव की लड़कियां स्कूल नहीं जाएगी क्योंकि इज्जत का खतरा है, लेकिन मेरे पिता ने मेरा साथ दिया, मुझे पढ़ाए। उसके बाद मैं पूना आई, पूना मैं काम करने लगी। जब मैं जब पढ़ने लगी हूँ तो मुझे फील होता है गुड टच बैड टच किसको कहते हैं, कौन मेरे कमर पे हाथ रखता है, कौन मेरे कंधे पे हाथ रखता है। उसके बाद कहीं बस से नीचे उतरते हैं तो सामने कोई दारू पिया हुआ बेवड़ा मिल जाता है, तुमसे टकराता है, तुमसे बदतमीजी करता है। ये मैं भोग रही हूँ, ये पीड़ा है मेरी। तो राहुल गांधी ने उनको पूछा कंप्लेंट क्यों नहीं करती, तो उसने जो जवाब दिया सर, वो रोंगटे खड़े होने वाला था। उसने कहा कि जिन लड़कियों ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाए सर, उनके इज्जत पे हाथ डालने के लिए, डालने वाले को जब कोर्ट से क्लीन चिट मिलती है
तो मेरी क्या औकात जो मैं न्यायपालिका से भी न्याय मांगू। ये इस देश के सामान्य व्यक्ति का 140 करोड़ में से 139 करोड़ लोगों का न्यायपालिका के प्रति अपना विश्वास दिखता है। कितना अविश्वास हो गया है न्यायपालिका के प्रति कि अब न्याय मांगना मतलब और बेइज्जती करवाना है। एक छोटी घटना नहीं, वह आदिवासी लड़कियां आई, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ ये कानून है, हम 15 दिन के लिए घर गए तो हमारी प्रेगनेंसी टेस्ट होगी। कितना अपमानित है ये बच्चों को। 30 साल की उम्र तक आप हॉस्टल, वे नया रूल निकाल दिया इन्होंने। उन्हें कहा कि हम 19 दिन से वहां हड़ताल पे, कोई सुनने को तैयार नहीं है। जिस दिन गढ़चिरौली में 4 बच्ची मर गई, वो 3 बच्चियां मर गई सांप के काटने से, उस दिन मैं गढ़चिरौली में था सर। राहुल गांधी ने पत्र लिखा, उस पीड़ा के बच्चों को देख के राहुल गांधी ने कहा कि मुझे बुलाइए ना आप वहां पे, आपके आंदोलन में मैं आऊंगा, थोड़ा प्रेशर बनेगा। उन्होंने कहा कि सर हमको खुशी होगी। राहुल गांधी ने एक पत्र लिखा, उस पत्र में राहुल गांधी ने तमाम चीजों का जिक्र किया। क्या हुआ, महाराष्ट्र बीजेपी ने उसको उत्तर दिया कि जिस स्कूल में सर्पदंश हुआ, बच्ची मर गई, वो कांग्रेस के नेताओं का स्कूल है, कांग्रेस के नेता चला रहे। अरे कांग्रेस के नेता यदि कुप्रबंधन करेंगे तो भी बीजेपी वाले एक्शन नहीं लेंगे, तो फिर इससे ज्यादा नकारा सरकार नहीं है। लेकिन वो उसमें से एक बात छुपा गए, मैं अब दर्शकों को बताना चाहता हूं। वो स्कूल भले ही कांग्रेस नेता का है, लेकिन उसको बचाने के लिए उसका जीजा सीना चौड़ा करके सामने खड़ा था। वो बीजेपी का एमएलए है वहां पे गढ़चिरौली में। वो कांग्रेस के नेता का स्कूल नहीं है, वो बीजेपी के एमएलए का, बीजेपी के विधायक का साले का स्कूल है। कैसी एक्शन होगी। लेकिन राहुल गांधी के इंपैक्ट इतना पड़ा कि इन्होंने तुरंत पुराने सर्कुलर वापस ले लिए और 30 साल की उम्र का वो अलग कर दिया। और डिमांड है, डिमांड पूरी होगी। दूसरी, आप इमेजिन करिए, पिछले साल 2025 में जुलाई में नोटिफिकेशन निकला, मार्च में एग्जाम हुआ, नोटिफिकेशन के 8 महीने बाद एग्जाम हुआ मार्च 2026 में। जब एग्जाम हुआ, ये ड्रग इंस्पेक्टर के लिए एग्जाम था, महाराष्ट्र स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा। जिस दिन एग्जाम हुआ उस दिन सर पेपर लीक हुआ। पेपर लीक का हंगामा हो गया, सरकार को बोला गया, सब दूर हो गया, पेपर लीक हो गया। लेकिन सरकार ने ट्रस्ट, उन्होंने बाकायदा नतीजा घोषित किया। नतीजा घोषित होने के बाद उनमें से 500 लोग मेरिट में सिलेक्ट हो गए। 500 लोग में से 488 को उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया। 488 में से 12 लोग रिजेक्ट करके बाकी लोगों को सक्सेसफुल बताया और उनको अपॉइंटमेंट लेटर देने की तैयारी थी। इसी बीच वो लड़के मार्च 2025 से आज तक लगातार लड़ रहे हैं कि पेपर लीक हुए, आप इसको कैंसिल करो। देवेंद्र फडणवीस सरकार नहीं कर रही थी। राहुल गांधी के मंच पे उस लड़की ने बात की। राहुल गांधी ने कहा आप क्या चाहती है मुझसे? बोले आपका साथ। राहुल गांधी बोले मैं साथ में हूं। कल सर्कुलर जारी हुआ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का। एमपीएससी ने कल सोशल मीडिया पे डाला कि वो पेपर लीक हो गया था मार्च का, इसलिए सारी एग्जाम रद्द हो जाती है, नई एग्जाम की डेट हम तुमको दे रहे हैं। और जिन बच्चों ने उस पेपर के लिए, उस एग्जाम में के लिए अप्लाई किया था, वो सारे लोग इसमें बैठेंगे और उनको नई फीस भी नहीं देनी पड़ेगी। ये अभी महाराष्ट्र स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने लिखा। क्या ये इंपैक्ट राहुल गांधी का नहीं माने? मार्च में एग्जाम होने के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त खत्म हो गया, सितंबर शुरू हो रहा है। तब तक लोग आंदोलन कर रहे थे, इनके ऊपर जू नहीं रेंग रही थी। लेकिन इनको ये समझ में आ गया कि छात्रों की गूंज में यदि लाखों की तादाद में लड़कियां आती है, कल यदि राहुल गांधी ने आह्वान किया और यही लड़कियां ड्रग इंस्पेक्टर के बच्चों के साथ खड़ी हो जाएगी, तो आने वाले इसमें हंगामा हो जाएगा। जेन जी क्या होता है, और जेन जी किसी एक राजनीतिक दल की बपोती नहीं, उन्हें सिर्फ उनको सुनने वाला चाहिए। राहुल गांधी के प्रोग्राम की सक्सेस ही ये है कि वो सिर्फ सुनते, वो अपनी बात जरूर करते हैं,
लेकिन वो बताते हैं कि आपकी पीड़ा क्या है। राहुल गांधी ने मनुस्मृति के बारे में बोला। भाई साहब, उन्होंने मनुस्मृति के बारे में क्या बोला? वो जो वहां कुपड़ है बैठा हुआ, वो आपका दुबे, निशिकांत दुबे, उन्होंने कहा तो राहुल गांधी तो पारसी है, उसको हिंदू के किताब को बोलने का मतलब क्या है, क्या अधिकार है? तो तू मुसलमानों पे कैसा बोलता है? भाई तू मुसलमान है क्या? कर्मों से तो मुसलमान ही है, अपने बहन से शादी की तो कोई हिंदुत्व तो दिखता नहीं उसमें। उसको हिंदुत्व सिर्फ इसीलिए है कि वो बीजेपी का सांसद है। जो आदमी अपने बहन से शादी करे वो काय का हिंदू हो गया? मनुस्मृति कितनी अच्छी है ये बताने के लिए बीजेपी के कई लोग टूट पड़े। तो कुल मिलाकर ये नहीं जानते कि आप मनुस्मृति को ग्रेट बोल के आप बाबा साहेब आंबेडकर का अपमान कर रहे हैं, आप संविधान का अपमान कर रहे हैं। अब नागपुर की बारी है। अबला छात्र की गुंज जो है नागपुर में आयोजित करने का प्रयास चल रहा है। अब ये संघ के सीने में जाके बताएंगे। ये जो जाके बोलती ना हमारे संघ चालक, इन्होंने भी जैन जी से बात करने की बात हुई थी। क्या बोला जैन जी ने? बोले बात तो की, अच्छी बात की उन्होंने, लेकिन उनकी बात शायद उन्हीं को समझ में आ गई, हमको तो बहुत कंफ्यूज लगे। जैन जी ने संघ वालों को पहचान लिया। संघ हमेशा भय और भ्रम, इन दो टूल किट पे चलता है। भय और भ्रम फैलाते फैलाते स्वयं संघ चालक भ्रमित दिखाई दे रहे थे बच्चों को। बच्चे बोले ही हिमसेल्फ वाज नॉट क्लियर इन हिज माइंड what exactly he wanted and what exactly he wanted us to do and what exactly he has answers for our question. हम सवाल कुछ पूछ रहे थे, जवाब कुछ और दे रहे थे वो। क्योंकि आज के जनरेशन के लिए जो सवाल है उसके जवाब आपको ढूंढने होंगे। कम्युनिकेशन का लेवल क्या है? राहुल गांधी को नब्ज मिल गई, वो नब्ज अब है नहीं। और उसका इंपैक्ट क्या होता है? देखिए, जब राहुल गांधी के वजह से जो मोरल अप होता है कांग्रेस का, नहीं तो अभी तक क्या था, अरे छोड़ो भाई साहब, कुछ भी हो जाए आएंगे तो यही, अब चुनाव आयोग इनका, न्यायपालिका इनकी, कैसे लड़ेंगे तो यही आएंगे। अब लोगों ने बोलना भूल गए। हम पहले सिर्फ यूपी और मध्य प्रदेश में ही हलचल देखते थे कांग्रेस में। आज हुड्डा जी ने बिल्कुल हाथापाई कर ली पुलिस से, हंगामा बोल दिया। ये जो शुरुआत है, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की जो शुरुआत है, इसमें कांग्रेस में कॉन्फिडेंस आ रहा धीरे धीरे। इससे बहुत ज्यादा चिंतित है बीजेपी। बीजेपी जेएनजी से भी चिंतित है और बीजेपी कांग्रेस में जो कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो रहा है फिर से, लेकिन उन्होंने कांग्रेस का कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया। कांग्रेस के नेताओं को अपने साथ बुला लिया, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पैसा नहीं पहुंचने देना, ये तकलीफ, वो तकलीफ, इतनी परेशानी होती थी कि आम कार्यकर्ता परेशान था। वो आम कार्यकर्ता आज खुद के बोलता है और उठ के बोलता है। इन बच्चे जो है जेएनजी और जेन अल्फा, पटना में एक 6 साल का बच्चा क्या मीडिया को बोला, क्या मीडिया को बोला? वो रटा रटाया नहीं था, क्योंकि मीडिया के सवाल उसको मालूम नहीं थे क्या होने वाले हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल जैसे उसने सवाल का जवाब दिया। एक 6 साल का बच्चा भी आज समझता है कि सम्राट चौधरी की सरकार क्या कर रही है। उसको बोला कि तेरा क्या है पेपर लीक से मतलब? तो बोला मैं बड़ा नहीं हूंगा क्या? ये अभी नहीं सुधरे तो हम जब तक एग्जाम देंगे तब भी पेपर लीक करवाएंगे। ये उसके शब्द। जी जी। अशोक भाई, मैं एक चीज बीच में करके फिर एक नेक्स्ट पे आ रहा हूँ। मैं उस पुणे की उस एक बात से इसलिए क्योंकि वो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अननोटिस गई, लेकिन मतलब उस ढंग से कभी सोचा नहीं था। वहां पे एक लड़की कहती है कि अगर बस में बहुत भीड़ होती है तो हम इसलिए नहीं चढ़ते हैं क्योंकि वहां पे हम सुरक्षित नहीं हैं, लोग किस तरह से इनएप्रोप्रिएटली टच करते हैं, आपको आपका एडवांटेज लेते हैं। और फिर उसने ये कहा कि और अगर खाली बस होती है तब भी हम नहीं चढ़ते। और ये इस समाज के पूरे स्पेक्ट्रम को पकड़ रही है, हमारे दिमाग को पकड़ रही है। और इसमें मैं इसको स्वीकार कर रहा हूं कि हम सब भी उसके कहीं ना कहीं उसने उसके आगे जाके कहा, उसने आगे कहा कि एक लड़की को यदि कोई प्रताड़ित करता है तो बाकी लड़कियां देखती है। देखते। ये समय है कि उन लड़कियों को उठ के आना चाहिए कि कैसे तुम अकेली लड़की को छेड़ रहे हो। और मुझे मुझे जो सबसे अच्छी बात, जो मैं ईमानदारी से बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये बहुत एक सुखद अनुभव है कि भारत की राजनीति में कोई राजनीतिक व्यक्ति चुनाव की दृष्टि से बातें नहीं कर रहा है। छात्रों की मैंने ग्रुप में वही तो कोई कहा, चुनाव की बात
मैं बार बार दर्शकों को भी कह रहा हूं, जो आनंद जी कह रहे हैं, आप उस वीडियो को फिर से जाके देखिए। ऐसा नहीं कि मैं और आनंद जी कोई कांग्रेस के पेरोल पे इसलिए बोलते हैं। इसी कांग्रेस को हमने बहुत इसी ऐसे ही प्रोग्राम में हमने बहुत बुरी तरह से लताड़ा है। ये आनंद जी के ही कार्यक्रम में बोलने की वजह से केस लग गया है मुझ पे। वो बात नहीं है ना, हम पीछे हटने वाले ना आनंद जी। लेकिन एक व्यक्ति जाता है और राजनीति की बिल्कुल बात नहीं करता और लोगों को जोड़ता है और अपने विचार रखता है। उसमें बीजेपी कांग्रेस इसने बिल्कुल नहीं किया। उनने संविधान की बात की। क्या संविधान की बात करना इस देश में राजनीति है? संघ वालों को होगा। संविधान की बात करोगे तो उनको ये पॉलिटिकल बात लगती है, क्योंकि वो मनुस्मृति के पूजक है। महात्मा गांधी की बात करना तकलीफ होती है क्योंकि गोडसे के पुजारी है। और मैं गोडसे के पुजारी इसलिए चैलेंज के साथ कर रहा हूं कि वर्तमान में नितिन नवीन ने जो अपनी टीम बनाई, उस टीम में जो प्रीति गांधी है, महिला को लिया, उसने ट्वीट किया था कि मुझे शर्म आती है कि मैं गांधी हूं, काश मेरा नाम गोडसे होता। जी जी। और नहीं, और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि वो एक सुनना है, और दूसरी तरफ मोदी जी हैं जो सारे काम केवल वोट के लिए करते हैं। रात में अगर छींकते भी हैं, अगर सांस भी लेते हैं तो वोट के लिए लेते हैं। तो ये इसीलिए उनकी बातें जबरिया सुनी जाती है, जबरिया सुनवाई जाती है, सर्कुलर आता है। और वो आपने नहीं देखा, जब यहाँ जेवर एयरपोर्ट के लिए मोदी जी जा रहे थे तो वहां सारे कॉलेजेस के बच्चों को जबरन लेके गया था। उनको बोला गया था कि 2 दिन की, मतलब सर्कुलर निकले कि 2 दिन की तुम्हारे वो हो जाएगी। करेक्ट। अब जरा एक जी जी, मैं एक उस पर इसलिए भी बात कर लूं। आप काफी हम लोग कर चुके हैं, लेकिन दर्शकों को जरा समझ में आ जाए। राहुल गांधी जब कहते थे कि विचारधारा की लड़ाई है, विचार, वो एक काम कर रहे हैं, मनुस्मृति से वो 2 चीजों को ठीक कर रहे हैं। एक तो वर्ण व्यवस्था की जब बात होती है तो जातिगत जनगणना की बात करते हैं, जिससे सरकार भाग रही है, और दूसरा स्त्री। और मुझे लगता है कि स्त्री को फिर से एक बार विमर्श में लाके एक बड़ा उन्होंने, अब उनका रोल एक सामाजिक उसकी तरह ज्यादा हो गया है। समवन हु इज ट्राइंग टू, इस समाज को समाज सुधारक के रूप में ज्यादा है। वोट मिले ना मिले, वो हार भी जाए अगर कोई इलेक्शन, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर इस देश की महिलाओं को जागृत करने में सफल हो जाएंगे तो शायद राहुल गांधी अपना नाम इस देश के इतिहास में दर्ज कर जाएंगे। जीत हार तो लगी ही रहती है। मैं अंतिम बात कर लूं, एक ये सुभाष चंद्रा जी को, कहां से ये तो अंबानी अडानी जी को पीछे छोड़ दिए। ये तो सर, ये इतना बड़ा स्कैंडल है, मैं बता रहा हूं आपको। मतलब सुभाष चंद्रा ने 22,006 करोड़ 57 लाख रुपए का कर्जा लिया। कर्जा के टाइम पे हाथ ऊपर कर दिया कि अब मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा, दिवालिया हो गया। तो दिवालिया हो गया तो कोई भी दिवालिया का सिस्टम होता है कि भाई तुम्हारी सब प्रॉपर्टी देख के फिर पूछते कि तुम्हारे पास क्या है, क्या सब कितने में सेटलमेंट होगा। तो हमारे यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये दिवालिया सेटलमेंट करता है। तो वहां पे एक एजेंसी हायर की गई। एक एजेंसी का काम था कि इनके अकाउंट चेक करना, जो जो देनदार है, जो लेनदार है, उनके सारे हिसाब लेना, सब लेना कि भाई तुम्हारा कितना पैसा है सुभाष चंद्र के ग्रुप पे, ये सारा एक काम। फिर ये पैनल बिठाना और ये सेटलमेंट करवाने के लिए एक एजेंसी होती है, उस एजेंसी को हायर किया गया। उस एजेंसी ने सारे क्लेम लिए, जो जो जिन जिन लोगों का कर्जा था उन्हें सारे सबूत दे दिए। फिर एडमिसेबल क्लेम जो थे, जो स्वीकार्य किए गए कर्जे थे, वो 22,006 करोड़ 57 लाख के थे। 22,006 करोड़ 57 लाख रुपए। फिर सुभाष चंद्र आ गए सबके सामने, सब कर्जदार को बुला लिया, देनदार जितने भी थे सबको बुला दिया। लेनदार एक अकेला खड़ा था। तो उन्होंने पूछा, 2 पैनल मेंबर थे, उसमें से एक पैनल मेंबर जो है वो लीगल एस्पेक्ट सारा चेक करता है, एक पैनल मेंबर फाइनेंशियल एस्पेक्ट चेक करता है। दोनों बैठे, उन्होंने कहा कि चंद्रा जी ये आपके लेनदार है, आपको टोटल 22,006 करोड़ 57 लाख रुपए देने हैं, आप क्या दे सकते हैं? सुभाष चंद्र ने बोला मेरे पास तो 6.5 करोड़ रुपए है। मतलब 6 करोड़ 57 लाख भी बोलता तो हम सोचते कि चलो 22,000 के ऊपर का। बोला नहीं, मेरे पास 6 करोड़ 50 लाख है, और उसमें भी 25 लाख रुपए मुझे उस एजेंसी को देना है जिसने ये सारा जुगाड़ किया है। मतलब देनदार के लिए
6 रुपए का कर्ज उतारने के लिए सुभाष चंद्र के पास 6 करोड़ 25 लाख रुपए। तो पैनल वालों ने पूछा, बताओ भाई, कर्जदार जो कर्ज लेने वाले हैं, उनमें से 80% लोगों ने हाथ ऊपर कर दिए। 80% बोले हम तैयार हैं। वो जो 20% थे बोले अबे काहे के तैयार, हम मर जाएंगे। अब इसमें लोचा क्या होता है? इसमें यह होता है कि आनंद जी ने अशोक वानखेड़े को 100 करोड़ दिए, ठीक है, और मैंने मेरे ही भाई के कंपनी से 20 लाख रुपए लिए, साले की कंपनी से 20 लाख रुपए लिए, और मेरे ससुर से 20 लाख रुपए लिए, मेरे साली से 20 लाख रुपए लिए। ये हो गए 5 लोग। मेरे पे टोटल कर्जा आया 100 करोड़ 80 लाख रुपए। मैंने हाथ ऊपर कर दिए, सारे लेनदार इकट्ठा हो गए, आप भी आ गए, 100 करोड़ के पूरे प्रूफ दिखाए। मेरे भी वो 6 लोग आ गए रिलेटिव, उनने भी अपने 80 लाख के प्रूफ दिखाए। अनाउंस हो गया, अशोक वानखेड़े आपको 100 करोड़ 80 लाख रुपए की देनदारी है, एक क्लेम हमने देखे, ये बिल्कुल इतना ही बनता है देने का, बताइए क्या देंगे। मेरे पास 1 लाख रुपए है, सिर्फ 1 लाख रुपए। 100 करोड़ 80 लाख देने हैं आपको, आपके पास देने के लिए 1 लाख रुपए है। हाँ, 1 लाख रुपए। फिर वो लोग पूछेंगे, ये 5 लोग और आप एक 6 लोगों में पूछेंगे, भाई बताओ वानखेड़े जी के 1 ही लाख रुपए है, क्या करे। ये जो 5 लोग जो है, मेरे साले, मेरे भाई, मेरे जीजा, मेरे सब, ये बोलेंगे ठीक है, हम तैयार हैं। आप बोलोगे अरे काय का तैयार है, 1 लाख रुपए में तुम क्या लोगे, मैं क्या लूंगा, मैं तो मर जाऊंगा, मैं नहीं तैयार। बोलेंगे चुप रहो आनंद जी, आप अकेले हो, यहाँ 6 लोग हैं। ये जो 80% लोग जो थे, जिन्होंने कहा कि हम 6 करोड़ में एक्सेप्टेड है, वो सारी कंपनियां जो है इन्हीं की ग्रुप की कंपनियां, इन्हीं से रिलेटेड है। उसके बाद एक पैनल वालों ने बोला नहीं 6 करोड़ 50 लाख रुपए मजाक हो गया, मैं नहीं मानता। एक ने कहा भाई मैं तो मानता हूं। 2 डिफरेंस हो गए, इसलिए तीसरे व्यक्ति को लाया गया, शर्मा को। शर्मा जी आए, शर्मा जी ने सारी बातें सुनी, बोले देखो भाई, मोटे मोटे तौर पे मैं 20-80 को देखता हूं, 80% तैयार है, तो हम कौन होते हैं मना करने वाले। मेरे हिसाब से 6 करोड़ 50 लाख रुपए जो बोल रहे वो देने को। तो ये जो बैंक्स थे, जिसमें कैनरा बैंक, जिसमें LIC का फाइनेंस कंपनी जो गवर्नमेंट, उसमें 3 गवर्नमेंट बैंक है, ठीक है। उन लोगों ने कहा कि ठीक है, लेकिन ये बोल रहा है इसके पास 6 करोड़ 50 लाख है, इसके अकाउंट्स हमको जांच करने दीजिए। होता क्या है, यदि मैं और आपका व्यवहार है, मैंने कहा कि धंधा नहीं चला, क्या करूं, बहुत लॉस में आया, आप बोलते हो ठीक है अशोक जी, मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन एक बार आपके अकाउंट मैं एक तीसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट से चेक करवाता हूं। उसको फॉरेंसिक ऑडिट कहते हैं, तीसरे आदमी से, ना आपका ना मेरा। तो इन बैंकों ने कहा कि चलो ठीक है, हमको फॉरेंसिक ऑडिट तो करने दो इसका। तो शर्मा जी ने कहा लोन देते समय जो एग्रीमेंट है उसमें फॉरेंसिक अकाउंटिंग का, फॉरेंसिक ऑडिट का कोई क्लॉज नहीं था, इसलिए हमने करने दे दिया। जो बीजेपी का राज्यसभा सदस्य रहा हो, जो जी टीवी चलाता हो, जो SL वर्ल्ड का मालिक हो, जो आज भी बड़े प्लेन में घूमता हो, ये व्यक्ति 22,6 करोड़ 57 लाख रुपए का कर्जा मात्र 6 करोड़ 25 लाख में निपटा के फ्री हो गया। तो टोटल 22,000 करोड़ 7 लाख रुपए जो डूब गए, वो किसके हैं? वो मेरे हैं, आपके हैं, इस देश के 140 करोड़ के टैक्स पेयर्स के। इसीलिए कहते हैं हमारे यहां लोकतंत्र था हमारे यहां, प्रजातंत्र था हमारे यहां। तो उसमें कहते थे गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता की सरकार। लेकिन 2014 में मोदी जी आने के बाद उन्होंने ये बता दिया गवर्नमेंट इज द
is by the corporate, of the corporate and for the corporate. ये सरकार उद्योगपतियों के लिए उद्योगपतियों की सरकार, उद्योगपतियों द्वारा उद्योगपतियों के लिए उद्योगपतियों की सरकार। करेक्ट। एक किसान, मैं उस जिले से आता हूं, कोई घोषणार्थ बात नहीं मेरे लिए, और मैं इमोशनल हो जाता हूं। कई बार लोगों को बुरा भी लगता है कि क्या इमोशनल होता है। मेरा जिला यवतमाल सबसे ज्यादा किसानों का आत्महत्या करने वाला जिला है। हमारे महाराष्ट्र में 6 किसान रोज आत्महत्या करते हैं, एवरेज है। और आत्महत्या करने वाले किसान का लोन जो है वो 20,000 से 50,000 के बीच में रहता है। 20,000 से 50,000 का लोन नहीं चुकता करने के कारण कोऑपरेटिव बैंक, प्राइवेट साहूकार हो या फिर बैंक से, उसकी प्रताड़ना इतनी होती है उस गरीब किसान को, वो आत्महत्या कर लेता है। आपकी मोटरसाइकिल की किस्त 2 चुक गई तो आपकी मोटरसाइकिल उठाई जाती है, आपकी बेइज्जत की जाती है, इसलिए बुरा लगता है। मत उन किसानों का लेते हैं। इस सुभाष चंद्र वोट भी देता भी होता कि नहीं चुनाव के समय की, कहीं विदेश चला जाता होगा पता नहीं। वोट उस किसान का लेते हैं जिसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर करते हैं 20,000 के लिए, और 22,000 करोड़ रुपए, 7 लाख, 22,000 करोड़ 7 लाख रुपए एक झटके में माफ होते हैं सुभाष चंद्र की। तो ये मोदी का नया भारत ये सोचने के लिए मजबूर करता है, क्या जिस देश के ऊपर 250 लाख करोड़ का कर्जा हो उसको 22,000 करोड़ यूं ही छोड़ना पोसाता भी है, उड़ता भी है, या जायज है? ये दर्शकों के ऊपर छोड़ता हूं मैं। यहाँ मुझे बहुत ज्यादा पीड़ा होती है क्योंकि मैं उस जिले से हूं। यहाँ 20,000 के लिए आदमी जान देता है, यहाँ 22,000 करोड़ डकार के। फिर जीटीवी पे आके सक्सेसफुल बिजनेसमैन कैसा हो इसका भाषण देता है सुभाष चंद्र। एक नया शब्द आज मेरे मन में आया। प्रधानमंत्री ने कहा ना दिमागी नक्सल। इनको सारे लोग दिमागी नक्सल इसलिए दिखते हैं क्योंकि ये दिमागी ठग है। ये तमाम लोग दिमागी ठग है। सुभाष चंद्र बोस, माफ कीजिएगा, नाम उसने सुभाष चंद्र बोस का लिखा, लेकिन ये अपमान है सुभाष चंद्र बोस का। सुभाष चंद्र गोयल ये दिमागी ठग है, और इसको पालने वाला सिस्टम का जो हमारा सर्वोच्च नेता है वो सबसे बड़ा दिमागी ठग है, जो 2014 से इस देश को सिर्फ ठगते हुए आए। और मुझे लगता है अशोक भाई, जो सबसे एक मतलब पिछले 10-12 साल से हम सब लोगों को लगता था कैसे होगा, लेकिन जेनजी इन बच्चों ने तो राह दिखा दी है, और अब उम्मीद तो जग गई है। इसको कहीं नहीं, भी कहने में सारा पैसा वसूला जाएगा जी, और मेरा जेनजी आके वसूलेगा पैसा जी, क्योंकि अब अकाउंटेबिलिटी के साथ साथ आज मुझे अच्छा किसी ने कहा कि आपको जुडिशियल, आप उससे नहीं बच सकते हैं क्योंकि आपने जो किया है उसको आपको भुगतना भी पड़ेगा। हो गया, भुगत रहे हैं। जो किया है चीफ जस्टिस ने, जो किया है मिश्रा जी ने, जी, जो उसके चैम्बर ऑफ, वो जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है, उनने जो किया उसका ये भुगतान हो गया कि बेंगलोर में भी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट ने कहा कि ऐसे लोगों को, ये वो लोग लायक नहीं कि हमारी डिग्री दे, और यूनिवर्सिटी को कार्यक्रम रद्द करना पड़ा दीक्षांत समारोह का। ये जेनजी की ताकत है, ताकि अगली बार कोई जज जेनजी को गाली देने के पहले 3 बार सोचे। और ये मिश्रा जैसे सरकारी भाड़े के टट्टू जो बैठे हैं वहां पे, उसको भी अपने औकात समझ में आए। थैंक यू सो मच अशोक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। थैंक यू।